दोस्तों, इन दिस रिपोर्ट एंड एनालिसिस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर कोई दबाव नहीं होता है तो हीरा नहीं बनता है। जहाँ कोई मुसीबत नहीं होती वहाँ ताकत भी नहीं होती। छोटा होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो इनसिग्निफिकेंट या इनकैपेबल है, और इसराइल इस बात को साबित करता है। आइए दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे छोटे बट ताकतवर कंट्री की। चलिए जानते हैं इसराइल का सफर, हाईटेक मिलिट्री पावर बनने तक और उसके फेल होने के क्या कारण हैं। इसराइल ने अपने जन्म से लेकर अब तक मुश्किल सिचुएशंस का मुकाबला करके अपना दम दिखाया है, और ये कई बार हुआ है। इसराइली डिफेंस फोर्सेस को देखकर कई नेटो के सदस्य देश को जलन होती है। देश ने एक महंगी हाईटेक मिलिट्री तैयार की है, जो नई तरह की हवाई और मिसाइल डिफेंस सिस्टम, स्टेल्थ फाइटर्स के साथ साथ आगे की इंटेलिजेंस और रिकॉन्सनेंस कैपेबिलिटीज शामिल है। इसके साथ इसराइली इंडस्ट्रीज ने कई शानदार हथियार बनाए, जैसे ड्रोन्स, टैंक्स और मिसाइल्स के अलावा सैटेलाइट्स और साइबर सिक्योरिटीज भी। हाँ, इसराइल ने अपने एरोस्पेस और डिफेंस इंडस्ट्री में अच्छा काम किया है, और दुनिया ने इस बात को नोट किया है। छोटे इसराइल को दुनिया भर में 10 लीडिंग एक्सपोर्टर्स ऑफ मेजर वेपन्स में गिना जाता है। इसराइल ने आखिर दिखा ही दिया कि छोटा होने का मतलब कमजोर नहीं है। उसकी मॉडर्न मिलिट्री टेक्नोलॉजी जैसे कि हाईटेक डिफेंस सिस्टम्स और वेपन्स ने उसे ग्लोबल रिकॉग्निशन दिलाई है, लेकिन उसका फोकस हाईटेक सुपरमेसी पर है, हमास जैसे लो टेक्नोलॉजी दुश्मनों के खिलाफ, जिससे वो असल कॉम्बैट सिचुएशंस के स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशंस को ओवरलुक कर सकता है। इसराइल दुनिया भर में हथियार बेचने में बड़ा है। इसराइल के वेपन बिजनेस को समझने के लिए हमें इसराइल को समझना बहुत जरूरी है, खासकर आजकल जब हालात टेंस है। जब इसराइल की शुरुआत हुई, उनकी फौज सिर्फ छोटे छोटे ग्रुप्स थे, जिनके पास उनके बंदूक के लिए कुछ खास गोलियां नहीं थी। उन्हें दूसरे देशों से सीक्रेटली हथियार खरीदने पड़ते थे। ये शुरुआत में तो ठीक ठाक काम करते रहे, लेकिन 1970s में चीजें मुश्किल हो गई। इसराइल को फ्रांस से ज्यादा हथियार मिल रहे थे, लेकिन 1967 में एक बड़ा झगड़ा हुआ। उसके बाद फ्रांस ने उनकी मदद करना बंद कर दिया। तभी इसराइल के आसपास के अरब कंट्रीज को सोवियत यूनियन से बहुत सारे फैंसी वेपन्स मिल रहे थे। और फिर 1973 में एक और बड़ा झगड़ा हुआ, इसराइल और उसके पड़ोसी कंट्रीज के बीच फोर्थ झगड़ा। इसराइल फिर से जीत गया, लेकिन उन्हें समझ में आ गया कि वो दूसरे देशों पर वेपन डिपेंडेंट है। उन्हें पता था कि अगर कुछ बदलाव न किया जाए तो अगले झगड़े में उनका जीतना मुश्किल हो सकता था। तो बस फिर क्या था, उन्होंने अपने खुद के वेपन्स बनाने पर ध्यान दिया। इसराइल ने स्मार्ट लोगों को नए वेपन्स पर काम करने के लिए बुलाया। उन्होंने अपने सीखने और सोचने के ट्रेडिशन का इस्तेमाल करके नए आइडियाज को आगे लाया। उन्होंने अपने खुद के वेपन्स बनाने के लिए एक बड़ा प्रोग्राम शुरू किया। ये इसराइल के बचने के लिए बहुत जरूरी था। इसराइल के इकोनॉमी से बहुत पैसा मिलिट्री में गया, जो किसी भी दूसरे देश से ज्यादा था। उन्होंने एक नया मिलिट्री ग्रुप शुरू किया, जिसका नाम था टैल्प प्रोजेक्ट। इस ग्रुप के लोग साइंस और लीडरशिप में बहुत तेज थे। उन्हें अलग अलग हिस्सों में यानी पार्ट्स में डाला गया, जैसे कि इन्फेंट्री, आर्टिलरी एंड इंजीनियरिंग। उन्होंने मिलिट्री के बारे में सीखा और फिर एक प्रोग्राम में शामिल हुए नए चीजों को बनाने के लिए। इसराइल ने और भी प्रोग्राम्स बनाए, जिसमें स्मार्ट लोगों को मिलिट्री में शामिल करने का मौका मिलता था। उन्होंने एक खास प्रोग्राम भी बनाया, जिसमें वेटरन्स को हाई टेक और इंजीनियरिंग में काम करने के लिए बुलाया जाता था। इसराइल में जूनियर सोल्जर्स का सीनियर ऑफिसर्स के साथ बहस करना ठीक माना जाता है। ये उन्हें नए आइडियाज के बारे में और सोचने में मदद करता है। ये सारी तब्दीलियां इसराइल के लिए बहुत जरूरी थी, क्योंकि कोई और देश हमेशा इसराइल की तरह खतरे में नहीं होता। बाद में इसराइल ने अपने दुश्मनों को स्पाई करने के लिए ड्रोन्स बनाए। ये एक सिंपल टॉय प्लेन से शुरू हुआ था, जो उड़ सकता था और तस्वीरें ले सकता था। इससे उन्हें दूसरे साइड यानी दुश्मन के साइड क्या क्या हो रहा है उसकी खबर मिलती थी। ये सफलता आज इसराइल के एडवांस ड्रोन्स को लेकर आई है, जो उनकी सीरिया के साथ लड़ाइयों में बहुत मददगार रही।
लगभग उसी समय इसराइल ब्रिटेन के साथ एक नए टाइप का टैंक लाने के बारे में बात कर रहा था, पर लास्ट मोमेंट पे ब्रिटेन ने फैसला बदल दिया। इसलिए इसराइल ने अपने खुद के माहिर लोगों को शामिल करके खुद का टैंक बनाया, जिसे मरकावा कहा जाता है। ये एक बड़ा कदम था इसराइल के डिफेंस इंडस्ट्री में। फिर 1970s के बीच में अमेरिकन्स ने इसराइल को स्पेस से चीजें देखने के लिए नए तरीके दिए, यानी सैटेलाइट्स। पर इसराइल के लिए ये काफी नहीं था, उन्हें स्पेस से रियल टाइम पिक्चर्स की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने अपना खुद का सैटेलाइट प्रोग्राम शुरू किया। 1988 में उन्होंने अपना पहला सैटेलाइट ओफेक 1 स्पेस में लॉन्च किया। बिल्कुल हैरान करने वाली बात थी, इसराइल अब खुद ही सैटेलाइट्स को स्पेस में बेच सकता था। ये एक बड़ा कारनामा था, खासकर एक छोटे देश के लिए। इसराइल का इतना तेजी से आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण है यूनाइटेड स्टेट्स की मदद। 1976 में यूएस ने इसराइल को बहुत पैसा दिया, जो किसी भी देश से ज्यादा था। ये पैसा इसराइल की आर्म्स इंडस्ट्री को बढ़ाने में बहुत मददगार साबित हुआ। पर ये सिर्फ एक तरफ का मामला नहीं था। कभी कभी इसराइल की मिलिट्री टेक्नोलॉजी यूएस की मदद करती है, जैसे कि 1990 की गल्फ वार में, जब इसराइल के सैटेलाइट्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स मिसाइल अटैक से बचने में बहुत जरूरी था। दोस्तों, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता है और ये इसराइल ने बिल्कुल दिखा दिया। इसराइलीज ने अब कुछ नए हथियार बनाए, जैसे कि आयरन डोम, एरो एंड डेविड स्लिंग, जो रॉकेट्स और मिसाइल्स के खिलाफ प्रोटेक्ट करते हैं। ये हथियार मिलकर इसराइल को सुरक्षित रखते हैं। उनके सैटेलाइट्स और मिसाइल्स डिफेंस सिस्टम्स मशहूर हो गए हैं, और इतना मशहूर हो गए हैं कि अब फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश भी इसराइल के हथियारों की खरीदारी करते हैं। इसराइल की एडवांस्ड टेक्नोलॉजी ने उन्हें कई नए खतरों के सामना करने में मदद की है, न सिर्फ रेगुलर बैटल्स में, बल्कि बिना इंटरनेट के जंगलों में भी। मिसाल के तौर पर, जब ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बनाना चाहता था, इसराइल ने एक कंप्यूटर वॉर्म का इस्तेमाल किया, जिसे स्टक्सनेट कहते हैं, ईरान की मिशंस को उलझाने के लिए, और बिना किसी लड़ाई के ईरान के न्यूक्लियर प्लान्स को सालों तक धीमा कर दिया। अब साइबर स्पेस मॉडर्न जंग का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है, और इसराइल ऑनलाइन चीजों को सुरक्षित रखने में तो लीडर ही है। एडिशनली, उनकी एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी की वजह से नए स्टार्टअप्स के लिए इसराइल एक हब बन गया है। आमतौर पर नए मिलिट्री आइडियाज को रेगुलर जिंदगी में इस्तेमाल होने में लंबा समय लगता है, लेकिन इसराइल में ये तेजी से होता है, क्योंकि सरकार, इन्वेस्टर्स और रिसर्चर्स के बीच में बहुत कम रुकावट होती है। एक और अच्छी बात जो एक मजबूत मिलिट्री इंडस्ट्री के होने का फायदा है, आर्म्स डिप्लोमेसी कहलाता है। इसका मतलब है, जो देश इसराइल से हाईटेक वेपन्स खरीदना चाहते हैं, उन्हें पहले इसराइल के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाना पड़ता है, और ऐसा करने से उन्हें दुनिया में एक मजबूत पोजीशन मिलती है। इसराइल ने हमास और हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप से लड़ने के लिए हाईटेक वेपन्स पर ज्यादा ध्यान दिया है, लेकिन इस ध्यान की वजह से शायद उन्होंने इन ग्रुप्स को कमतर समझा, जो कि हाल ही में किए गए एक अटैक से हमें समझ आया। इसराइल को लगता था कि वो बड़े अटैक से सेफ है, इसलिए उन्होंने गाजा के आसपास एक फैंसी डिफेंस सिस्टम बनाया, लेकिन जब हमास ने हमला किया तो उन्होंने इसराइल के डिफेंसेस को उड़ा दिया। ये दिखाता है कि सिर्फ फैंसी वेपन्स पर भरोसा करके काम नहीं चलता। हमास ने दिखाया कि इसराइल को हराना भी मुमकिन है, और अब दुश्मन ग्रुप्स इसराइल से टक्कर लेने की हिम्मत कर सकते हैं। इसराइल ने ज्यादातर फोकस हाईटेक वेपन्स पर किया है, इस वजह से उनको दुश्मनों की कैपेबिलिटीज के बारे में गलत अंदाजा था। नेतन्याहू सरकार को लगता था कि वो सब कुछ हासिल कर सकता था, और वो भी बिना कुछ खोए। उन्हें अरब पड़ोसियों के साथ बेहतर रिश्ते चाहिए थे, और साथ में हमास और उनके दोस्तों को कम से कम रिसोर्सेज में कंट्रोल करना था। 2020 में इसराइल डिफेंस फोर्सेस ने डिसिसिव विक्ट्री के नाम से एक नया प्लान बनाया था, पर पॉलिटिक्स की वजह से अब तक उसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये प्लान इसराइल के जंग लड़ने का तरीका और जीत का मतलब बदलने वाला है। उन्हें लगता था कि बेहतर टेक्नोलॉजी उनकी फौज को बेहतर बना देगी, और उन्हें ज्यादा सोल्जर्स की जरूरत नहीं होगी। प्लान में ये भी लिखा था कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीजें इस्तेमाल करेंगे जंग में और मदद करने के लिए।
लेकिन रियल लाइफ में सब कुछ जैसे सोचा होता है वैसे होता तो नहीं है। हमास के रिसेंटली किए गए हमले ने दिखाया कि अगर एक देश टेक्नोलॉजी पर ज्यादा डिपेंड रहता है और उनके पास सफिशिएंट सोल्जर्स भी नहीं हैं, तो ये एक बड़ा मसला हो सकता है। अंत में किसी भी आर्मी में वेल ट्रेन्ड सोल्जर सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। टेक्नोलॉजी मदद तो कर सकती है लेकिन सब कुछ नहीं कर सकती। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।